Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये मेडिकल के सिलेबस में है, नीट तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, बी फार्म के भी सिलेबस में है, तो इसको अच्छे से हम कवर करेंगे। मैं यहाँ पे टॉपिक लिख दिया हूँ और मैं यहाँ पे समझाते जाऊंगा, आप लोग समझते जाइएगा और इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, टोटल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है सेल्स का, यानी पार्ट 1 हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, हम हिस्ट्री देखेंगे, सेल थ्योरी देखेंगे, साइज ऑफ सेल्स के बारे में देखेंगे, शेप ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सब इंट्रोडक्शन पार्ट, सबसे पहले मेरे दिमाग में या आप लोग या सभी के दिमाग में ये बात आती है कि सेल्स, व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। ये क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज सेल, सेल्स क्या होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल्स के बने होते हैं। मैं हूं, ये सारे सेल्स के बने हुए हैं। प्लांट है, सेल्स के बने हुए होते हैं। फंजाई है, सेल्स के बने हैं। ऑल्गे है, सेल्स के बने होते हैं। तो सारे सेल्स के बने होते हैं। और तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हमारे बॉडी के द्वारा हम जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे सेल्स के कारण होते हैं। यानी कि सेल्स जो है, सेल्स के कारण हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सेल्स के कारण है। हम जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वह सेल्स के कारण ही परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर पानी पी रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे सेल्स के कारण ही हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स। अब सेल्स के बारे में कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल्स के बने होते हैं। अब यहाँ पे एक और बात माइंड में आता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि एंड मल्टीसेलुलर, मैं अभी बताया जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल्स के बने हैं, या तो एक सेल्स के बने हैं या तो कंपोज्ड ऑफ सेल्स यानी मेनी सेल्स के बने हुए हैं। तो यूनिसेलुलर, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। बाकी एनिमल हुआ, प्लांट्स हुआ, फंजाई हुआ, अलगी हुआ, ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया जो है वह सारे इसेंशियल्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी कि अपने लाइफ के जितने भी इसेंशियल्स एक्टिविटी होती है, यानी कि रिप्रोड्यूस करना, नंबर इंक्रीज करना, ग्रोथ करना, वो सारे एक ही सेल्स परफॉर्म करता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में सब सेल्स मिलकर यानी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर परफॉर्म करते हैं। और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नेमिंग देते हैं टिश्यू। और टिश्यू ये मेरा चैप्टर है, ये टिश्यू के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मैं अभी बताया कि ये सारे अपने इसेंशियल्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया है वह अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किसी भी अनदर पे डिपेंड नहीं होता है। वह इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्म करता है। यानी कि वह अपनी लाइफ जीने के लिए यानी लिविंग रहने के लिए वह किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल में हम ले रहे हैं वायरस, ये यूनिसेलुलर है, बट क्या यह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है? नहीं, यह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करता है। यह जब बॉडी के बाहर है यानी लिविंग थिंग्स के बाहर है तो यह नॉन लिविंग होता है। और जैसे ही यह होस्ट में इन करता है उसके बाद यह लिविंग होता है। यानी कि यह अपने लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यह दूसरे पे डिपेंड रहा है। तो यानी वायरस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करता है और बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर के बारे में हुआ कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है और जितने भी इसेंशियल फंक्शंस होते हैं जैसे कि एनर्जी बनाना,
रिस्पिरेशंस करना, रिप्रोडक्शंस करना, वो सारे यह इसेंशियल फंक्शंस ये परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये था सेल्स के बारे में। अब चलते हैं हिस्ट्री के बारे में। चलिए हिस्ट्री के बारे में चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। तो हिस्ट्री, तो फर्स्ट सेल डिस्कवरर, सबसे पहले सेल के डिस्कवरर कौन थे? तो मेरा आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक, जो कि कॉर्क सेल्स यानी डेड सेल्स को ऑब्जर्व किए थे। प्लांट का पार्ट है, प्लांट पार्ट होता है कॉर्क सेल, वो डेड सेल्स को ऑब्जर्व किए थे। तो यहाँ पे जाएगा रॉबर्ट हुक, आंसर जाएगा। और फिर आता है कि फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवरर, यानी पहले लिविंग सेल्स के डिस्कवरर्स कौन से? तो जाता है आंसर जाता है एंटोन वन लीवेनहॉक, ये थे। अब न्यूक्लियस के डिस्कवरर कौन थे? तो न्यूक्लियस के डिस्कवरर्स में मेरा आंसर जाता है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ जाता है, रॉबर्ट हुक है यहाँ पे जो कि फर्स्ट सेल डिस्कवरर है रॉबर्ट हुक, और फर्स्ट न्यूक्लियस को जो ऑब्जर्व किए थे यानी न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किए थे वो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, और गोल्जी बॉडी को जो डिस्कवर किए थे उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। तो ये छोटा सा पार्ट था मेरा हिस्ट्री के बारे में। अब चलते हैं हम सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या होता है? अब इसको समझने के लिए इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स थ्योरी को दिया था। अब ये सेल्स थ्योरी क्या होता है, ये दोनों साइंटिस्ट इसमें क्या रोल प्ले किए थे, उसके बाद इन दोनों का मॉडिफिकेशंस कौन किए थे ये हम देखते हैं। तो इसमें दो साइंटिस्ट फॉर्मुलेट किए थे सेल्स थ्योरी को, जिनका नाम था स्लेडन एंड स्वान। तो अब देखते हैं कि स्लेडन थे वो थे बोटेनिस्ट थे, स्लेडन बोटेनिस्ट थे, स्वान साहब जूलॉजिस्ट थे। ध्यान से आप सुनते जाइएगा, स्वान साहब जूलॉजिस्ट थे और स्लेडन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट पे, वैरायटी ऑफ प्लांट से, छोटे प्लांट से लेकर बड़े प्लांट्स पे इन्होंने वर्क किया, और फाइनली इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया कि जितने भी ये जो प्लांट सेल्स होते हैं वह प्लांट बॉडीज जो होते हैं वह प्लांट सेल्स के बने होते हैं, यानी कि प्लांट बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट सेल्स। स्लेडन साहब दिए। अब और स्वान साहब थे, ये थे जूलॉजिस्ट। इन्होंने बोला कि जितने ये जो भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स बॉडीज आर मेड ऑफ और कंपोज्ड ऑफ एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे दोनों साइंटिस्ट लगभग सिमिलर बात किए थे। इन्होंने कहा प्लांट बॉडी प्लांट सेल्स के बने होते हैं, स्वान ने कहा कि एनिमल बॉडी एनिमल सेल्स के बने होते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सेल्स से बने होते हैं। तो दोनों साइंटिस्ट ने लगभग सेम बात कही थी। तो अब दोनों साइंटिस्ट मिलकर सेल्स थ्योरी दिए, और वह सेल्स थ्योरी में था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सेल्स के बने होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल से हम देखते हैं, इसे मिटा दे रहा हूं ऊपर। जैसे कि ये प्लांट बॉडी है मेरा, प्लांट बॉडी में ये सारे जो है बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, दोनों साइंटिस्ट मिलकर ये सेल थ्योरी दिए कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये सेल थ्योरी था। अब यहाँ पे बात आई कि अदर साइंटिस्ट थे, उनके माइंड में एक कंफ्यूजन आया, और उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट से, स्लेडन और स्वान से क्वेश्चंस किया कि आप तो सही बोल रहे हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने होते हैं, बट यह जो इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो यह जो सेल्स है, यह सेल्स का ओरिजिनेशन कहां से होता है, यह जो सेल्स है वो कहां से आता है? अब यहाँ पे बात अटकने लगी, और ये दोनों साइंटिस्ट इसको नहीं, यानी कि ये सेल्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इस बात को इन दोनों साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं किए। तो यहाँ पे जैसे कि एक सेल्स है, डिवाइड किया, 2 सेल्स हुआ, फिर ये डिवाइड करता है, 4 सेल्स होता है, फिर डिवाइड करता है, 8 सेल्स होता है। तो यानी अब बात आती है कि जब सबसे पहला जो सेल्स था वो कैसे बना, इस बात को ये लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो क्योंकि पहला जो सेल्स था वह बायोमोलिक्यूल्स की इंटरेक्शन से बना था, वह सेल्फ ओरिजिनेटेड था। यहाँ पे उस समय का इन्वायरमेंट ऐसा था कि बायोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़े और सेल्फ ओरिजिनेट हुआ सेल्स का। तो उसे हम बायोलॉजी में टर्म देते हैं
नोवो, यानी कि सेल्फ ओरिजिनेटेड। तो जो सबसे पहला जो सेल्स था वह सेल्फ ओरिजिनेटेड सेल्स था। तो अब इस बात को स्लेडन और स्वान साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया था, तब आए थे रोडोल्फ विर्चाउ साहब। अब ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रोडोल्फ विर्चाउ साहब ने इस बात को कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं वह प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि वह पहले वाले सेल्स के प्रोडक्ट होते हैं। इस बात को स्लेडन और स्वान साहब नहीं बता पाए थे, और इस बात को रोडोल्फ और विर्चाउ साहब ने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने होते हैं। ये रोडोल्फ विर्चाउ साहब ने बताया। अब यहाँ पे स्लेडन स्वान साहब एक और बात बोले थे, क्योंकि ये तो थे जूलॉजिस्ट और इन्होंने प्लांट पे भी वर्क किया, और स्वान साहब ने कहा कि प्लांट सेल में जो आउटर लेयर होता है वह सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल। इस बात को स्वान साहब ने कहा। अक्सर ये क्वेश्चंस आता है तो कंफ्यूजन रहता है कि चूंकि ये प्लांट का बात है तो प्लांट जूलॉजिस्ट बोटनिस्ट तो थे स्लेडन साहब, तो आंसर स्लेडन लगा दिया जाता है, बट ये चीज रॉन्ग है। ये स्वान साहब ने इस बात को ऑब्जर्व किया था और ये बात बोले थे कि सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि ये थे जूलॉजिस्ट बट ये प्लांट पे भी वर्क किए थे। तो ये था स्लेडन और स्वान के बारे में। इनका ड्रॉबैक था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि न्यू सेल्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं, तो ये इनका ड्रॉबैक था। तो यहाँ पे दोनों मिलकर साथ सेल्स थ्योरी को दिए थे। तो सेल्स थ्योरी में क्या बोलता है, तो सेल्स थ्योरी में 2 पॉइंट्स आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये फाइनल स्टेप हुआ सेल थ्योरी का। ये सेल थ्योरी में 2 पॉइंट आता है। तो यहाँ पे सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं साइज ऑफ सेल्स पे। सेल्स के साइज के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होता है माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है इन लेंथ में। अब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये होता है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, क्योंकि पीपीएलओ ये भी माइकोप्लाज्मा ही होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हम स्मॉलेस्ट सेल में 0.3 लिखे हैं और पीपीएलओ में 0.1 माइक्रोमीटर लिखे हैं, तो ये मेरा लेंथ में होता है और इसको हम याद कर सकते हैं, ये ब्रेथ वाइज होता है। अब चलते हैं ह्यूमन आरबीसी का। तो ये बाइकॉनकेव शेप होता है, राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप में होता है, ये 7 माइक्रोमीटर होता है। अब लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स, आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है, यानी कि बॉडी से अलग आइसोलेटेड सेल्स में जो लार्जेस्ट है वह होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स का जो होता है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। वायरसेस का होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। लार्जेस्ट सेल्स जो होता है वह होता है, कौन सा सेल्स होता है, नर्व सेल्स, ये लार्जेस्ट सेल्स होता है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन माइंड में आ रहा है, जैसे कि मैं बताया हूँ स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा, बट वायरस को देखते हैं तो यहाँ पे 0.02 0.03 ये कम है ना, तो स्मॉलेस्ट सेल्स तो आंसर जाना चाहिए वायरस, बट नहीं, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि वायरस जो है वह ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। इसको बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बोला जाता है वायरस को। तो यहाँ पे इसलिए आंसर जाएगा माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे लेंथ वाइज आंसर जाएगा। अब शेप ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो शेप ऑफ सेल्स में जैसे कि राउंड शेप, राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप्स के होते हैं, जिसे आरबीसी हो गया। अमीबॉइड शेप्स के होते हैं, डब्ल्यूबीसी हो गया। ब्रांच्ड होते हैं, नर्व सेल्स हो गया। इलोंगेटेड होते हैं, ट्रैकिड्स हो गया। और भी वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि डिस्क-लाइक शेप होते हैं, कोलुमनर होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, तो वैरायटी ऑफ शेप्स होते हैं। अब यहाँ पे शेप ऑफ सेल्स से एक और बात माइंड में आता है, यार ये जो सेल्स का जो शेप होता है वह डिफरेंट शेप क्यों होता है, यह शेप वेरी क्यों करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। तो चलिए, यह एक ही टाइप के सेल का शेप क्यों नहीं होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो शेप ऑफ सेल्स, इसका आंसर है कि यह शेप
सेल का जो शेप होता है वह डिफरेंट शेप इसलिए होता है क्योंकि वह डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस शेप ऑफ सेल्स वेरी। राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप WBC का इसलिए होता है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन को बाउंड करके कैरी कर सके। अमीबॉइड शेप इसलिए होता है क्योंकि फाइगोसाइटोसिस में रोल अच्छे से प्ले कर सके। ब्रांच्ड और इलोंगेटेड नर्व सेल इसलिए होता है ताकि वह स्टिमुलस को अच्छे से कन्वे कर सके। तो ये है शेप, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस शेप ऑफ द सेल डिसाइडेड। अब चलते हैं टाइप ऑफ सेल्स में। तो टाइप ऑफ सेल्स में इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट हल्का सा यहाँ पे आपको हिंट्स दूंगा। ऑलरेडी इसके बारे में मैं डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में जाइएगा तो वहां पे। तो टाइप ऑफ सेल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियर मीन्स होता है न्यूक्लियस, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियर मीन्स होता है न्यूक्लियस। बस एक लाइन यही मैं बताऊंगा, आपको डिटेल पता करना है इसमें क्या डिफरेंस होता है। वैसे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, मैं इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में प्रोवाइड किया हुआ लेक्चर डिटेल, वहां पे आप जाकर अटेंड कर सकते हैं क्लास को। तो अब देखिए, प्रो मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव कहने का मीनिंग क्या है। प्रोकैरियोटिक्स जैसे कि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ऑब्सेंट होते हैं। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक्स में ट्रू न्यूक्लियस यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक्स में प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ऑब्सेंट होते हैं। यहाँ पे मैं बस इतना ही बताऊंगा, बाकी बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस होते हैं। अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहने का मीनिंग क्या हो, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह बाउंड नहीं होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से, स्कैटर्ड होता है डीएनए मटेरियल, इसमें डीएनए मटेरियल स्कैटर्ड होता है। यूकैरियोटिक्स में बाउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, डीएनए में क्रोमोसोम्स इसमें। तो यही था, प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ऑब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेरा सेल्स चैप्टर का पार्ट 1 था, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखे, हिस्ट्री पार्ट को देखे, टाइप ऑफ सेल्स को देखे, शेप ऑफ सेल्स को देखे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल्स, जिसमें हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। बाकी आगे के लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।